जुलाई 2024 का बजट यानी मोदी गवर्नमेंट के थर्ड टर्म का पहला बजट हमारे सामने है। वैसे तो कहने को ये एक यूनियन बजट था यानी पूरे भारत का बजट, लेकिन कुछ स्टेट्स पर फोकस जरा ज्यादा था। We will formulate a plan for the all-round development covering Bihar, 26,000 crore rupees. Bihar government, Bihar for Andhra Pradesh Reorganization Act for Andhra Pradesh and its farmers. Capital investments will be provided. खैर इतने सारे ब्रिजेस जो गिरे हैं उन्हें बनाने के लिए वापस से तो पैसा लगेगा ना। इन एनी केस इस बजट में बहुत कुछ नया था। कुछ टैक्स कम किया गया और बहुत सारा बढ़ाया गया। कई सारी नई स्कीम्स एम्प्लॉयमेंट से लेकर लोन तक की इंट्रोड्यूस की गई। इस बजट में स्टूडेंट्स के लिए, एम्प्लॉयज के लिए, बिजनेस ओनर्स के लिए और इन्वेस्टर्स के लिए बहुत कुछ ऐसा है जो उनको आने वाले समय में भारी इंपैक्ट करेगा। तो आइए ये सब कुछ जानते हैं एलएलए के स्पेशल बजट 2024 वीडियो में। I present the budget for 24-25. A salaried employee stands to save up to 17,500 rupees in income tax. मैं हूं आपका जागरूक आरजे ऋषभ और आप देख रहे हैं लेबर लॉ एडवाइजर। आगे बढ़ने से पहले उन 20,000 से ज्यादा हैक्स टू सेव टैक्स कोर्स सब्सक्राइबर्स के लिए, चाहे उन्होंने एम्प्लॉयज वाला कोर्स लिया हो, प्रोफेशनल वाला कोर्स लिया है या बिजनेस ओनर वाला कोर्स, उन सभी के लिए हम एक स्पेशल बजट लाइव सेशन रखने वाले हैं विद Q&A हमारे इंस्ट्रक्टर अनूप सर के साथ। अगर आप भी अपनी बेहतर टैक्स प्लानिंग करना चाहते हैं और अपने टैक्स से जुड़े सारे सवालों के जवाब एक्सपर्ट से डायरेक्टली जानना चाहते हैं तो आप भी सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारे हैक्स टू सेव टैक्स कोर्स को। और इस कोर्स के लिए हम एक स्पेशल डिस्काउंट कोड बजट 2024 अनाउंस कर रहे हैं जो अवेलेबल होगा पहले 1000 नए यूजर्स के लिए। बजट 2024 में सबसे ज्यादा जो फोकस दिया गया वो दिया गया एम्प्लॉयमेंट को। उसके लिए कई सारी नई स्कीम्स लाई गई। उनमें से 3 स्कीम्स जो ईपीएफओ के अराउंड डिजाइन की गई है। तो ईपीएफओ के तहत जो पहली स्कीम है वो है फ्रेशर्स के लिए, मतलब जिन्होंने पहले कहीं जॉब नहीं करी, उनकी 1 महीने की सैलरी अप टू 15,000 रुपीज सरकार देगी, जो अलग अलग ट्रांचेस में 3 साल में उन्हें डायरेक्ट प्रोवाइड की जाएगी। इसमें वो सारे फ्रेशर्स एलिजिबल रहेंगे जिनकी ज्वाइनिंग सैलरी 1 लाख के नीचे है। ईपीएफओ की दूसरी स्कीम है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स के लिए, फैक्ट्रीज वगैरह के लिए। ऐसे फ्रेशर्स जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को ज्वाइन कर रहे हैं उनकी अप टू 24% की सैलरी जो कैप्ड है 6,000 रुपीज तक, वो गवर्नमेंट बियर करेगी पहले 2 साल के लिए और उसके बाद ये बेनिफिट कुछ घट जाएगा, लेकिन 4 सालों तक उनका बेनिफिट एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर दोनों को मिलता रहेगा। एंड लास्टली नॉन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स के एम्प्लॉयर्स के लिए भी बहुत बड़ा एक बेनिफिट लाया गया है। अगर वो अपनी एम्प्लॉय स्ट्रेंथ को इंक्रीज करते हैं तो उन इंक्रीज एम्प्लॉय स्ट्रेंथ का जो एम्प्लॉयर शेयर है अप टू 3,000 रुपीज पर मंथ वो गवर्नमेंट उन्हें एज अ सब्सिडी प्रोवाइड करेगी। इससे पहले भी गवर्नमेंट ईपीएफओ के थ्रू ऐसी 2 एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम्स लेकर आई है, जिसमें से पहली स्कीम आई थी 2017 में PMRPY नाम से और दूसरी स्कीम आई थी कोविड के दौरान आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना। ये स्कीम काफी कॉम्प्लेक्स है और इस पर हम एक डिटेल्ड वीडियो बनाना चाहते हैं। अगर आप चाहते हैं कि हम ये वीडियो बनाएं तो इस वीडियो को लाइक करिए और कमेंट में सिंपली टाइप कर दीजिए यस। यूथ की एम्प्लॉयबिलिटी और एम्प्लॉयमेंट को बढ़ावा देने के लिए गवर्नमेंट एक और इंपॉर्टेंट स्कीम लेकर आई है, वो है इंटर्नशिप स्कीम, जिसमें गवर्नमेंट ने टारगेट किया है कि 1 करोड़ यूथ को टॉप 500 कंपनीज में इंटर्नशिप्स प्रोवाइड की जाएगी। इसके लिए गवर्नमेंट कंपनीज को 2 तरह से इंसेंटिवाइज कर रही है। पहला, इन इंटर्न का अप टू 5,000 रुपीज तक का स्टाइपेंड गवर्नमेंट पे करेगी। इसके अलावा कंपनीज को भी ऑप्शन दिया है कि वो एडिशनल स्टाइपेंड और ट्रेनिंग वगैरह पे जो खर्चा हो रहा है उसे अपने CSR फंड के थ्रू पे कर सकते हैं। इस इंटर्नशिप को मिलने में कई सारी टर्म्स एंड कंडीशन रखी गई है, जैसे कि परिवार में कोई भी इनकम टैक्स SSC नहीं होना चाहिए, जो एज होनी चाहिए वो 21 से 24 के बीच में होनी चाहिए वगैरह। मोदी गवर्नमेंट इससे पहले भी NAPS नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम नाम से एक स्कीम चला रही है बहुत टाइम से। अब ये जो नई स्कीम लाई गई है, क्या ये पुरानी स्कीम को रिप्लेस करेगी? पुरानी स्कीम का क्या होगा, क्योंकि उसमें भी लगभग इसी तरह की कुछ सब्सिडी मिलती थी और वो बहुत ज्यादा सफल नहीं हो पाई। पीएफ स्कीम के साथ हम इस विषय पर भी एक डिटेल्ड वीडियो बनाना चाहते हैं। जो भी स्टूडेंट्स ये वीडियो देख रहे हैं, अगर उन्हें भी ये वीडियो चाहिए तो सिंपली आपको वही करना है, इस वीडियो को लाइक करना है और नीचे कमेंट में टाइप करना है यस। स्टूडेंट्स के लिए एक और बेनिफिट लेकर आई है गवर्नमेंट, जिसमें उन्हें 10 लाख रुपए तक का कोलैटरल फ्री लोन मिलने में गवर्नमेंट असिस्टेंस देगी। ये बेनिफिट हर साल 1 लाख स्टूडेंट्स को इंडिया में हायर एजुकेशन प्राप्त करने के लिए दिया जाएगा, जिसमें उनका जो भी इंटरेस्ट है उसके अगेंस्ट
3% का ई वाउचर उन्हें दिया जाएगा। अब ये ई वाउचर क्या है, इस पर हमने एक छोटा सा शॉर्ट बनाया जिसे आप आई बटन पर देख सकते हो। इसके बाद निर्मला जी ने कुछ लैंड रिफॉर्म्स की बात करी जो मुझे बहुत ही पावरफुल लगे। पहला, उन्होंने इंकरेज किया स्टेट गवर्नमेंट्स को टू रिड्यूस देयर स्टैम्प ड्यूटी। करंटली स्टैम्प ड्यूटी अलग अलग स्टेट में 3-3.5% से लेकर 8% से ज्यादा तक है। अब चूंकि स्टैम्प ड्यूटी इतनी ज्यादा है, कई सारे लैंड ट्रांजैक्शन बिना रजिस्ट्री के भी हो रहे हैं, पीओए वगैरह से हो रहे हैं, जिससे एक तो रिकॉर्ड कीपिंग में दिक्कत आती है, प्लस लैंड के बहुत सारे स्कैम्स भी बाहर आते रहते हैं। स्टैम्प ड्यूटी कम होने से लैंड की रजिस्ट्रीज बढ़ेगी और लैंड ट्रांजैक्शन में जो ट्रांसपेरेंसी है वो भी इंक्रीज होगी। इसके लिए 2 और इनिशिएटिव्स भी गवर्नमेंट ने अनाउंस किए हैं। पहला, जो भी रूरल लैंड है उन्हें एक भू आधार अलॉकेट किया जाएगा और अर्बन लैंड्स के लिए भी एक डिजिटाइजेशन की स्कीम चलाई जाएगी। अगर ये दोनों इनिशिएटिव पर ठीक तरह से नियत के साथ काम होता है तो लैंड में जो ब्लैक मनी का इन्वॉल्वमेंट है वो धीरे धीरे कम होगा और लैंड की प्राइस जो एस्ट्रोनॉमिकल तरीके से कई सारे मेट्रोज वगैरह में बढ़ चुकी है और अनअफोर्डेबल हो चुकी है मिडिल क्लास के लिए जमीन लेना, वो कहीं ना कहीं फिर से उनकी रेंज में आने की संभावना है। जितने भी पेरेंट्स ये वीडियो देख रहे हैं मेरी तरह, वो या तो अपने बच्चों के लिए एक पीपीएफ अकाउंट खुलवाते हैं या फिर अगर गर्ल चाइल्ड है तो सुकन्या समृद्धि योजना के थ्रू भी उसके लिए इन्वेस्टमेंट प्लानिंग करते हैं। इसी का एक सब्स्टिट्यूट गवर्नमेंट लेकर आई है एनपीएस वात्सल्य, जहां पर पीपीएफ और सुकन्या समृद्धि योजना में एक फिक्स रिटर्न मिलता है। एनपीएस में आपके पास ऑप्शन रहता है अपने इन्वेस्टमेंट को इक्विटी, डेट और दूसरे एसेट क्लासेस में अपने हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। एनपीएस वात्सल्य में पेरेंट्स अपने माइनर चाइल्ड के अगेंस्ट इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे और 18 साल के हो जाने के बाद ये जो एनपीएस वात्सल्य अकाउंट है ये नॉर्मल एनपीएस अकाउंट में कन्वर्ट हो जाएगा और उनके बच्चों को मिल जाएगा। प्रेशियस मेटल के केस में गवर्नमेंट एक अनएक्सपेक्टेड सब्सिडी लेकर आई और इन पर जो कस्टम ड्यूटी लगती थी 10% के हिसाब से उसे घटाकर कर दिया गया 6%। चूंकि भारत अपना मेजॉरिटी गोल्ड एंड सिल्वर इंपोर्ट करता है तो इस कस्टम ड्यूटी के घट जाने से देश में सोने की कीमतें कम हो जाएगी और जैसा कि आप आज एमसीएक्स में भी रिफ्लेक्ट होते हुए देखेंगे। एक्सपर्ट्स का कहना है कि गवर्नमेंट शायद गोल्ड पर जीएसटी के रेट बढ़ाना चाहती है, लेकिन जब तक ऐसा नहीं होता है फॉर टाइम बीइंग गोल्ड और सिल्वर की प्राइसिंग 4-5% से कम हो जाएगी। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जो फरवरी का इंटरिम बजट था उसमें गवर्नमेंट ने इस योजना के बारे में अनाउंसमेंट किया था और गवर्नमेंट का मैंडेट था कि आने वाले 5 सालों में 1 करोड़ घरों पर वो सोलर पैनल्स लगाएंगे। इस स्कीम के तहत गवर्नमेंट ने बताया कि 14 लाख एप्लीकेशंस ऑलरेडी आ चुकी है। हमने करीब 1.5 साल पहले होम सोलर पैनल पर एक डिटेल वीडियो बनाया था जिसे लाखों लोगों ने पसंद किया, लेकिन अब वीडियो थोड़ा आउटडेटेड हो चुका है और नई स्कीम भी आ चुकी है। अगर आप चाहते हैं उस वीडियो का एक रिन्यूड वर्जन बनाया जाए तो इस वीडियो को अगेन सेम चीज करनी है, वीडियो को लाइक करना है और कमेंट में लिखना है यस। कुछ लोग बोलेंगे किसके लिए यस लिखा है, अरे मैं समझ जाऊंगा। अब ये तो अच्छी अच्छी बातें हो गई, अब बढ़ते हैं टैक्स की तरफ जिसमें थोड़ी सी खुशखबरी और बहुत सारे नुकसान है। सबसे पहले जो आप स्टॉक्स खरीदते बेचते हो, इक्विटी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो और उसे 1 साल से पहले बेच देते हो, ये कहलाता है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, जो पहले लगता था 15%। और स्पेशली थोड़े से इम्पेशेंट जो हमारे इन्वेस्टर्स हैं या फिर जो स्विंग ट्रेडिंग करते हैं, उनका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन भर कर आता है। इस बजट में गवर्नमेंट ने इसे 15% से बढ़ाकर कर दिया है 20%। 5% टैक्स एक्स्ट्रा है। अगर आप सरचार्ज और एचईसी इस पर और जोड़ेंगे तो आपको और नुकसान इस पर बढ़ता हुआ मिलेगा। अब बात करते हैं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की। इसमें गवर्नमेंट ने दी हमें एक छोटी सी लॉलीपॉप। इक्विटीज म्यूचुअल फंड में जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन था वो पहले 1 लाख रुपए का एग्जम्प्ट था। अब इस 1 लाख की लिमिट को बढ़ाकर 1,25,000 रुपए कर दिया गया है। मानो जो LTCG 10% पे लगता था वो एडिशनल 25,000 पर नहीं लगेगा, मतलब 2,500 रुपए का बेनिफिट है। लेकिन अब लॉस देखो, पहले LTCG चार्ज किया जाता था एट 10%, लेकिन अब LTCG चार्ज किया जाएगा एट 12.5%, मतलब 2,500 रुपए का मैक्स बेनिफिट होता, लेकिन आपका जो नुकसान है वो लाखों में जाएगा। और ये जो 12.5% लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, इक्विटीज पर नहीं, दूसरे एसेट क्लास जैसे कि रियल एस्टेट पर भी लागू होगा। रियल एस्टेट पर इससे पहले LTCG लगता था 20% विथ इंडेक्सेशन, एंड चूंकि आप प्रॉपर्टी 5, 10, 15, 20 सालों के बाद बेचते थे तो इंडेक्सेशन का बहुत भारी बेनिफिट मिलता था, लेकिन अब वो हट गया है और आपकी जो रेट है वो 20 से सिर्फ हुई है 12.5। मतलब रियल एस्टेट के केस में भी, स्पेशली जब आप पुरानी किसी प्रॉपर्टी को बेचने जा रहे हैं, तो मोस्ट प्रोबेबली आपका जो टैक्स है वो बढ़ के आएगा। आपको ये ध्यान रखना है कि ये बेनिफिट तब लागू होगा जब आपका कोई सेल 23 जुलाई 2024 ऑनवर्ड्स हो रही है, यानी 1 अप्रैल 2024 से 22 जुलाई 2024 के बीच हुई लॉन्ग टर्म सेल पर, से फॉर एग्जांपल रियल एस्टेट के केस में 20% टैक्स लगेगा।
पर 23 जुलाई ऑनवर्ड्स आपको कितना टैक्स लगेगा? 12.5% टैक्स लगेगा। और गवर्नमेंट ने कहा कि 23 जुलाई ऑनवर्ड जो आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, फॉर एग्जांपल रियल एस्टेट का, जहां पर आप इंडेक्सेशन का बेनिफिट लेते थे, हमने आपको टैक्स रेट कंसेशनल कर दी 12.5%। अब आप इंडेक्सेशन भूल जाओ। तो एक तरीके से एक हाथ से दिया, एक हाथ से लिया, पर जैसा है मैंने वो व्यवस्था आपके समक्ष रखी। इसके अलावा एलटीसीजी की डेफिनेशन में भी छोटा सा बदलाव किया गया है। अब लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन एप्लीकेबल हो जाएगा एसेट क्लास को 2 साल होल्ड करके। मतलब जो पहले गोल्ड था या बॉन्ड जैसी एसेट क्लासेस थी जो 3 साल के बाद लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में कन्वर्ट होती थी, अब 2 साल में हो जाएगी। तो ये छोटा सा बेनिफिट है। इन्वेस्टर्स के लिए एक और बैड न्यूज है, वो है शेयर बायबैक का कन्वर्जन इनटू डिविडेंड। पहले जो शेयर बायबैक होते थे उसका टैक्सेशन कंपनी के ऊपर आता था, लेकिन अब से जो शेयर बायबैक का जितना भी गेन है वो एज अ डिविडेंड रिसिपिएंट के हाथ में टैक्सेबल होगा। और शेयर खरीदने की आपकी जो कॉस्ट है वो कैपिटल लॉस की तरह कंसीडर की जाएगी। हमारे ट्रेडर भाई बोलेंगे कि इन्वेस्टर्स की इतनी बात हो गई, हमारे ट्रेडर्स के लिए क्या हुआ? ट्रेडर्स के लिए भी बैड न्यूज दो तो अभी दे देता हूं। फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस पर एसटीटी पहले के मुकाबले लगभग 1.5 गुना बढ़ा दिया गया है और अब इसकी नई रेट से 0.1% एंड 0.2%। अगर आप इस बजट को स्टॉक मार्केट के पार्टिसिपेंट्स के पर्सपेक्टिव में देखोगे तो वन ऑफ द वेरी पुअर बजट्स में से एक है। आपके ऊपर एसटीटी को इंक्रीज कर दिया गया। परसेंटेज टर्म्स में देख रहे तो हमें कम लग रहा है, पर कितना फिगर आपके ऊपर इंपैक्ट होगा मैं बताने की कोशिश करता हूं। पिछले 1 साल में सरकार ने 25,000 करोड़ रुपए इकट्ठे करे एसटीटी के नाम पे। आप सोच के देखो, हर एक तरीके से आपके ऊपर टैक्स को बढ़ाया गया है या आपके ऊपर कॉस्ट को बढ़ाया गया है। F&O ट्रांजैक्शंस एक तरीके से शायद गवर्नमेंट डिस्करेज करना चाहती है, तो इसलिए वहां पर लगने वाली टैक्स रेट बढ़ाने का एक मंशा है, या डिस्करेज नहीं भी कर पाए तो मैं मानता हूं कि लोगों से और ज्यादा टैक्स का कलेक्शन होने वाला है। पिछले कुछ समय से स्टार्टअप्स की दुनिया में फंडिंग विंटर चल रही है। न नए यूनिकॉर्न्स बन रहे हैं, न फंड्स आ रहे हैं। तो इसके लिए गवर्नमेंट 2 छोटे छोटे बेनिफिट लेकर आई है। पहला, एंजल टैक्स को अबॉलिश कर दिया गया है, और दूसरा, जो फॉरेन एंटिटीज है जिन पर भारत में 40% के हिसाब से टैक्स लगता था, अब उसे घटाकर 35% कर दिया है। मतलब मान लो कोई फॉरेन इन्वेस्टर इंडिया में आके स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करता है और बाद में उसे एग्जिट मिल जाती है, तो पहले जो 40% टैक्स लगता था उन पर, वो 35% लगेगा। न्यू टैक्स रिजीम में स्टैंडर्ड डिडक्शन के अलावा जो एकमात्र डिडक्शन मिलता है वो है एनपीएस का एम्प्लॉयर शेयर अंडर सेक्शन 80 CCD 2। गवर्नमेंट सेक्टर में 14% तक का एनपीएस का कंट्रीब्यूशन ऑफ एम्प्लॉयर टैक्स फ्री था, लेकिन प्राइवेट सेक्टर में रेट थी 10%, जिसे अब बढ़ाकर 14% कर दिया गया है फॉर प्राइवेट एम्प्लॉइज एज वेल। अब इतनी सारी बैड न्यूज के बाद जाते जाते खुशखबरी आपको दे ही देते हैं। न्यू टैक्स रिजीम जो कुछ ही साल पहले इंट्रोड्यूस हुई थी लेकिन बहुत पॉपुलर हो गई, और पिछले साल जितने लोगों ने इनकम टैक्स पे किया था इंडिविजुअल्स ने, उसमें से 2/3 या लगभग 66% लोगों ने न्यू टैक्स रिजीम के हिसाब से टैक्स पे किया था। तो उसमें गवर्नमेंट एक छोटा सा रिलीफ लेकर आई है। जो न्यू टैक्स रिजीम की FY 23-24 में रेट्स थी उसे थोड़ा सा रिवाइज किया गया है, और अब ये रेट्स कुछ इस प्रकार है। 0 से 3 लाख तक कोई टैक्स नहीं लगेगा। 3 लाख से लेकर 7 लाख तक 5% के हिसाब से टैक्स। 7 लाख से 10 लाख तक 10% के हिसाब से टैक्स। 10 से 12 लाख तक 15%, 12 से 15 तक 20%, और 15 लाख से ऊपर 30% टैक्स लगेगा। मतलब अगर मोटा मोटी कंपेयर करें तो किसी भी व्यक्ति जिसकी 15 लाख रुपए की सैलरी है, वो प्रीवियसली न्यू टैक्स रिजीम में 1,50,000 रुपए टैक्स देता था, अब उसका टैक्स 1,40,000 रुपए हो जाएगा। मतलब 10,000 रुपए यहाँ पे बच गए। यही नहीं, एक और छोटा सा बेनिफिट गवर्नमेंट लेकर आई है, वो भी स्पेशली सैलरीड एम्प्लॉइज के लिए। तो सैलरीड एम्प्लॉइज को अपनी सैलरी में जो स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता था 50,000 रुपए का, ओल्ड और न्यू रिजीम दोनों में, अब सिर्फ और सिर्फ न्यू रिजीम के लिए इस स्टैंडर्ड डिडक्शन को बढ़ाकर कर दिया गया है 75,000 रुपए। मतलब अगर वो 30% टैक्स स्लैब में आते हैं तो ये जो एडिशनल 25,000 रुपए का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिला है उसके थ्रू 7,500 रुपीज की एडिशनल सेविंग होगी। उदाहरण के लिए न्यू टैक्स रिजीम में एक एम्प्लॉय जिसकी सैलरी है 20 लाख रुपए, पहले स्टैंडर्ड डिडक्शन हटाने के बाद उसकी जो सैलरी बनती थी वो 19.5 लाख रुपए बनती थी, अब बन जाएगी 19,25,000 रुपए। और ओल्ड स्लैब्स के हिसाब से उसका जो टैक्स बनता था वो बनता था 2,85,000 रुपए, और अब उसका टैक्स बन जाएगा 2,67,500 रुपीज। मतलब ओवरऑल 17,500 रुपए की टैक्स सेविंग हुई, जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा था मैंने लो प्रूव कर लिया। इसके अलावा एक इत्तू सा बेनिफिट हमारे पेंशनर्स के लिए भी है। जो फैमिली पेंशन स्कीम का डिडक्शन मिलता था 15,000 रुपए का, उसे बढ़ाकर 25,000 रुपए पर एनम कराए। बजट में निर्मला जी ने बताया कि जो हमारा फिस्कल डेफिसिट है, जिसका टारगेट लिया गया था 5.1%, वो घटकर 4.9% तक आ गया है, मतलब टारगेट से भी बेटर। इसके अलावा जो इन्फ्लेशन की रेट है वो भी 5-6% के आसपास स्टेबल चल रही है। लेकिन एक जगह जहां पर इन्फ्लेशन बहुत तेजी से बढ़ा है वो है हेल्थ केयर सेक्टर।
और रिपोर्ट्स के अनुसार लगभग 14% का इन्फ्लेशन हर साल हेल्थ केयर सेक्टर में हो रहा है। ऐसे में अगर आपके पास एक अच्छी हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है तो आपका खर्चा फ्यूचर में बहुत बढ़ने वाला है। हर सैलरीड एम्प्लॉय, हर प्रोफेशनल, हर बिजनेस ओनर के पास एक अच्छी हेल्थ इंश्योरेंस और एक टर्म इंश्योरेंस होनी चाहिए। हेल्थ इंश्योरेंस का रीजन तो आपको ऑब्वियस है, लेकिन टर्म इंश्योरेंस जल्दी क्यों ले इसका भी एक रीजन बता देता हूं। क्योंकि जितनी अर्ली एज में आप अपनी टर्म इंश्योरेंस लेंगे, फॉर एग्जांपल अगर आपको 1 करोड़ रुपए की टर्म इंश्योरेंस लेनी है, आज आपको वो 5,000 रुपए में मिल रही है, तो लाइफ टाइम आपका जो प्रीमियम होगा वो 5,000 रुपए ही होगा। लेकिन मान लीजिए आप 2-3 साल बाद लेते हैं, तब हो सकता है आपका प्रीमियम बढ़कर 7 या 8,000 रुपए हो जाए और फिर आपको लाइफ टाइम 7 या 8,000 रुपए का प्रीमियम पे करना पड़ेगा। तो टर्म इंश्योरेंस जितनी जल्दी लें उतना बेहतर है। इन दोनों ही के लिए मैं आपको रिकमेंड करता हूं पॉलिसी बाजार, जहां से मैंने भी अपनी टर्म इंश्योरेंस ली थी। आप नीचे लिंक पर जाकर अपनी डिटेल्स ऐड करिए, उनके एडवाइजर से आपके जो भी सवाल हैं वो पूछिए। उनके रिकमेंडेशन पर पहली या दूसरी टर्म इंश्योरेंस या हेल्थ इंश्योरेंस नहीं लेनी है। आपके नीड के हिसाब से जो आपको सही लगे वही टर्म इंश्योरेंस और वही हेल्थ इंश्योरेंस चुनिए। बाय द वे, इस लिंक को यूज करके आपको स्पेशल डिस्काउंट भी मिलेगा, प्लस विदाउट एनी एक्स्ट्रा कॉस्ट आप एलएलए और हमारे एफर्ट को सपोर्ट भी कर पाएंगे। तो उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। एपिसोड कैसा लगा नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। और जाते जाते मैं आपको छोड़ते हुए जा रहा हूं मनदीप के 2 वीडियोस के साथ, जिसमें मनदीप ने स्टेप बाय स्टेप सिखाया है कि कैसे आप अपने लिए बेस्ट टर्म इंश्योरेंस और अपने लिए बेस्ट हेल्थ इंश्योरेंस चुन सकते हैं। उन दोनों का ही लिंक आपको यहां पर मिल जाएगा।